everyone, welcome to Score Plus. I hope आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ मिलकर क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ साथ में मिलकर केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को और भी ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं मैम, कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2। कौन सी क्लास का? क्लास 10th का। बच्चे क्या कर रहे थे हम? चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का। आखिर उस चैप्टर का टाइटल क्या था? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका मतलब ये कि इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। किसके बारे में? एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में, राइट। पहले हमें क्या पता था बच्चे? हम सिर्फ इतना जानते थे कि जो भी चीजें खाने में हमें सार लगती हैं, यानी कि खट्टी लगती हैं, कैसी बच्चे? टेस्ट में, तो हम उन्हें बोल देते थे कि ये सभी सब्सटेंसेस एसिड होंगे, इनमें किसी ना किसी तरह का एक एसिड प्रेजेंट होगा, है ना। और जो भी चीज हमें, जो भी सब्सटेंस टेस्ट में लगता था बिटर, यानी कि कड़वा लगता था टेस्ट में, हम उसे बोल देते थे कि ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर ना पक्का कोई बेस प्रेजेंट होगा, यही करते थे। पर इस चैप्टर के अंदर हमने एसिड, बेसिस और साथ में सॉल्ट्स को इतना अच्छे से पढ़ा कि अब हमें कुछ नई बातें पता चली, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। वो क्या थी? वो ये थी कि जो एसिड्स होते हैं वो सभी सब्सटेंसेस हैं जो जब भी वाटर के अंदर जाएंगे, यानी कि पानी के अंदर जाएंगे, तब वो क्या बनाएंगे? तब वो बनाएंगे H+ आयंस। H+ आयंस का मतलब हाइड्रोजन आयन, राइट। पर ये हाइड्रोजन आयन, याद रखने और ध्यान रखने वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, क्या आपको याद है या भूल गए इतनी जल्दी? आई होप कि याद जरूर होगी कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, जब ये वाटर के अंदर बनता है तब बच्चे क्या होता है? वाटर इसे बुलाता है अपने पास और कहता है कि आइए और साथ में मिलकर बनाएंगे क्या? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब ये कि जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछेगा, यानी कि ये क्वेश्चन करेगा ना कि बताइए एक एसिड जब पानी के अंदर गया तो कौन सी स्पीशीज हैं, यानी कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो उस पानी के अंदर बनेंगे या प्रेजेंट होंगे, तब जवाब ये नहीं देना कि हाइड्रोजन आयन होगा जो वहां प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग, गलत हो जाएगा। बल्कि आपको बताना है क्या? कि उस पानी के अंदर बनेंगे हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन बना था वो तो पानी के साथ जुड़ गया है, उसने पानी के साथ मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया, राइट। तो ये सभी सब्सटेंसेस, वो सभी केमिकल सब्सटेंसेस जो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, वो सभी कहलाएंगे एसिड्स, ओके। और अगर पानी नहीं है, यहाँ क्या जरूरी है? पानी मतलब वाटर। अगर पानी प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे किसकी जरूरत है?
पानी की ज़रूरत है। जल ही जीवन है। जिस तरीके से हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से इस एसिड को भी अपना बिहेवियर यानी अपना स्वभाव दिखाने के लिए इस पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, फिर देखिए बेस क्या होता है। बेस वो सभी सब्सटेंसेस हैं जो जब वाटर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वाटर में। याद रखिएगा कि हमेशा डिसोसिएशन हो रही है एसिड की या बेस की जब वो पानी के अंदर गए, वरना नहीं डिसोसिएट होंगे। बेस क्या देगा बच्चे? बेस आपको देते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना। हाइड्रोक्साइड आयंस जो भी सब्सटेंस पानी में जाने के बाद देगा, आप उसे बोल देंगे कि ये एक बेस है। वही सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट कहाँ से बनते हैं? बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन से। उस रिएक्शन का नाम क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है? जो एसिड है और बेस है, एसिड दिखाता है अपना एसिडिक बिहेवियर और बेस दिखाता है अपना बेसिक बिहेवियर। क्या होगा या फिर क्या बनेगा अगर हम दोनों को आपस में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे? तो जब भी हम एसिड और बेस को साथ में कर देंगे मिक्स, तब क्या बन जाएगा? एक सॉल्ट बनकर आएगा और साथ ही में बनता है वाटर H2O। जो ये H2O है, ये कहाँ से बना? ये बना वाटर के H+ से और बेस के OH नेगेटिव से। जब दोनों आपस में चिपक गए, जुड़ गए, तो इन्होंने वाटर बना दिया। तो यहीं से हमें पता चला कि वाटर बना है जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तब एसिड और बेस जो हैं वो अपना बिहेवियर लॉस्ट कर देंगे, खो देंगे। रिएक्शन होने के बाद ना तो एसिडिक रहेगा सॉल्यूशन, ना ही बेसिक रहेगा, वो तो बन जाएगा न्यूट्रल। तभी तो इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चे, राइट। तो ये सब चीजें सीख कर हमने क्या बनाया? हमने अपना बेस यानी कि फाउंडेशन जो है ना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया है, मजबूत बनाया है, ताकि जब आगे बढ़ेंगे, आगे और साइंस को एक्सप्लोर करोगे, तब जब आपको किसकी नीड होगी? एसिड की नॉलेज की या बेस की या फिर सॉल्ट्स की नॉलेज की, तब आप रहेंगे पहले से ही तैयार। किस लिए? सवालों के जवाब देने के लिए, राइट। तो आज के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करेंगे बताइए? आज हम करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन बच्चे। देखिए, जितना भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, काफी कुछ सीखा, काफी न्यू केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लेकिन जरूरत उन कॉन्सेप्ट्स की कहाँ आती है? नीड कहाँ पड़ती है हमें? क्वेश्चन सॉल्व करने पे, राइट। जब हम एक क्वेश्चन पे जाते हैं, सवाल पे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर जितना भी हमने पढ़ा, उतने में से हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं और कौन सी ये चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आई, राइट। तो इसीलिए सवालों का जवाब देना, क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चे, अपनी थ्रू आउट लाइफ में भी हम क्या करेंगे? सवाल पूछते रहेंगे। क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एवरी सब्जेक्ट क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन से हम अपनी नॉलेज को जज करते हैं कि हमें कितना चैप्टर का पोर्शन समझ में आया है और कितना है जो कि हमें अच्छे से समझ नहीं आया। अच्छे से समझ नहीं आया, उन्हें दोबारा से एक बार लेक्चर पे जाके पढ़ लेंगे, राइट। और अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजबूत
पहले से ही केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम का कोई भी डर हमारे दिल में नहीं रहना चाहिए। जब एग्जाम होगा तब हमारा माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा, क्योंकि माइंड कहेगा अच्छा केमिस्ट्री के तो सभी कॉन्सेप्ट्स हमने पहले से प्रिपेयर करे हुए हैं, तो केमिस्ट्री की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ऐसे एक पेन लेके मैम की तरह मार्क करते चला करो किन चीजों को जो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब्स। कितनी टेस्ट ट्यूब ली गई? 3 टेस्ट ट्यूब ली मैम। One of them contain distilled water। एक में क्या है? पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर किस पानी को कहते हैं? जो फ्री ऑफ एवरी टाइप ऑफ आयंस होता है, एकदम प्योर पानी होता है, उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। एंड अदर 2 कंटेन एन एसिड। एक में क्या है? एक एसिड है बच्चे। और थर्ड में है एक बेसिक सॉल्यूशन। Respectively, if you are given only a red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि देखिए सबसे पहले क्या दिया गया। मैंने आपको क्या बताया? क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और साथ ही के साथ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते चलेंगे। क्या है आपके पास? 3 टेस्ट ट्यूब है मैम। लीजिए बना देते हैं क्या? 3 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन्हें मार्क कर देते हैं A, B और C, राइट। अब इन तीनों में क्या है बच्चे? एक टेस्ट ट्यूब में तो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है एक टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? एक एसिड है। और तीसरी में है एक बेस। ठीक है मैम, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है ये हमें नहीं पता, ये हमें बताना है, राइट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? मैम ऐसा करते हैं, हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स को क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो हमें बता देंगे कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। तो आप ऐसा करो, लिटमस पेपर ले आओ, है ना। 2 लिटमस पेपर लाना मैम, एक तो रेड ले आना और एक ब्लू ले आना। दोनों लिटमस पेपर का कलर चेंज देखेंगे और हम आपको फटाफट बता देंगे कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू इन कलर हो जाता है तब वो सब्सटेंस एक बेस है, पढ़ा है ना। और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एक एसिड है, राइट। आप कहेंगे मैम 2 लिटमस पेपर लाइएगा, एक रेड और एक ब्लू, राइट। अब मैं कहूंगी क्या कि बच्चे क्या हुआ ना, ब्लू लिटमस पेपर मिला ही नहीं, खत्म हो गया। सिर्फ एक ही कलर का लिटमस पेपर मिला, वो क्या था? रेड कलर का। तो अब आपको सिर्फ एक कलर के लिटमस पेपर यानी कि सिर्फ रेड लिटमस पेपर से ये बताना है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और कौन सा न्यूट्रल है।
चलिए देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व। क्या करेंगे, देखिए रेड लिटमस पेपर लेंगे और 1 बाय 1 तीनों के अंदर डिप कर लेंगे। ओके, अब क्या होगा बच्चे, एक तो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू बन जाएगा, राइट। रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा और जो बाकी दोनों होंगे वो रेड ही रहेंगे। ओके, अब हमें क्या पता है, अगर रेड लिटमस ब्लू चेंज हो रहा है तो उस सॉल्यूशन में एक बेस होगा। तो आप कहेंगे कि मैम जो ए है इसमें ना रेड टू ब्लू चेंज हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो जो ए है इसमें फॉर श्योर हम आपको बता देते हैं कि एक बेस ही होगा, राइट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने तो एक स्टेप जो है प्रॉब्लम का, एक पड़ाव हल कर लिया, सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अब जरा बताइए कि इन दोनों बचे हुए में से किसमें एसिड है और किसमें बेस है। क्या करोगे बताओ, दोनों का कलर चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सॉल्यूशन निकाल पाओगे इस प्रॉब्लम का या फिर नहीं निकलेगा, बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर दो जरा। आ रहा है कुछ समझ में? कुछ तो दिख रहा होगा, यही देख लो, मैम के बोर्ड पे ही देख के कुछ सोचो। क्या करोगे? ये देखिए बच्चे, जो वो रेड लिटमस पेपर था ना जिसे बेस ने ब्लू बना दिया था, ये अब इस ही पेपर को ले लो जिसे बेस ने रेड से ब्लू बनाया है, इसे ले लो और इसे क्या करो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बीच में से फाड़ लो आधा आधा, आधे को डालो बी में और आधे को सी में। अब क्या होगा बच्चे, इनमें से एक जो है वो ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा ना। तो जो ब्लू से रेड हुआ वो क्या है, एक एसिड है, बिकॉज एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। तो यहीं से आप बता देंगे कि मैम जो ये बी है इसमें एक एसिड है और जो सी है ना तो इसने रेड लिटमस के कलर को चेंज करा ना ही ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करा। तो मैम ये पक्का एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक लिटमस पेपर, यानी कि सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही था ना हमारे पास, उसी का इस्तेमाल करके तीनों सॉल्यूशन का बता दिया कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से हम लिटमस पेपर का यूज करके सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं कि वो एसिड है या फिर वो एक बेस है। ओके, तो ये क्वेश्चन ने यही पूछा था, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि आप कैसे बताएंगे कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये हमने एक ही कलर के यानी कि सिर्फ रेड लिटमस पेपर से बता दिया क्वेश्चन का आंसर कि ए जो है बेस है। क्यों था बेस? इसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज किया है। बी जो है ये एसिड है, क्योंकि जो ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज हुआ हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बी के अंदर डाला और सी के अंदर। तो बी ने क्या किया बच्चे, ब्लू टू रेड कलर चेंज दिखाया, जबकि सी ने ना तो रेड लिटमस का कलर चेंज किया ना ही ब्लू का। तो ये क्या है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड कर्ड इन सार सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। अब ये बोल रहा है कि जो कर्ड होती है, दही, मम्मी बोलती है ना, दही या फिर खट्टी चीजें जो हैं इन्हें कहाँ मत रखो, कॉपर वेसल्स में मत रखो या फिर ब्रास के वेसल्स में बिल्कुल नहीं रखना। क्या कहती है मम्मी, जहर बन जाएगा, अगर तुम कॉपर वेसल में दही जमा दोगे तो जहर बन जाएगा, कहती है ना मम्मी, दादी सभी कहते हैं। तो आखिर इस चीज के पीछे छुपी हुई केमिस्ट्री है क्या? ऐसा क्या पता है मम्मी और दादी को जो हमें नहीं पता? देख लेते हैं। कर्ड क्या है बच्चे? कर्ड एक सार सब्सटेंस है, एक एसिड सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि इस कर्ड के अंदर छुपा हुआ बैठा है लैक्टिक एसिड, राइट? लैक्टिक एसिड होता है कर्ड के अंदर। उसी तरीके से आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप देखिए टैमरिंड, इमली। इमली भी कैसी होती है खाने में? खट्टी खट्टी होती है, मजा आता है उसे खा के। तो उस टैमरिंड के अंदर भी क्या है? एक एसिड है। कौन सा एसिड है मैम? टार्ट्रिक एसिड। वहीं देखिए जो हमारे टमाटर हैं, जो सब्जी में डलते हैं, टमाटर, टमाटो, और क्या बनता है टमाटो की? टमाटर की खट्टी खट्टी चटनी भी बनाते हैं ना। तो वो खाने में खट्टा क्यों है, सार क्यों है? इसके अंदर भी एक एसिड है। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये सभी के सभी एसिड जो है बच्चे, ये नेचुरल यानी कि ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। और हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक एसिड्स को हम खा सकते हैं, उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, वो हमें हार्म नहीं करेंगे, राइट? तो ये सभी एसिड इन चीजों को बना देते हैं खट्टा, यानी कि सार इन टेस्ट। अब हम क्या करेंगे? हम बताएंगे ये कि इन सभी चीजों को, खट्टी खट्टी चीजों को क्यों नहीं रख सकते कॉपर के वेसल में या फिर ब्रास के वेसल में। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था एसिड जो हैं ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, करते हैं ना। और जब ये ऐसा करते हैं तब क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट बनेगा। साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है ना, राइट? तो ये देखिए, अगर हम क्या करेंगे बच्चे, जो कॉपर या ब्रास के वेसल्स है, वेसल का मतलब क्या? बर्तन। जो बर्तन हम यूज करते हैं, अगर वो बर्तन ब्रास का बना है या कॉपर का बना है, कॉपर क्या है? एक मेटल है। क्या है कॉपर? एक मेटल है। अगर ब्रास या कॉपर यानी कि मेटल के बने हुए वेसल्स में हम दही जमा देंगे या इमली की खट्टी चटनी रख देंगे, सार सब्सटेंसेस रख देंगे जिनके अंदर एक तरीके का एसिड है, प्रेजेंट है, तब क्या होगा बच्चे? ये एसिड जो इनके अंदर है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? मेटल का सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब क्या होता है? देखिए, जो ये मेटल सॉल्ट है ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पॉइजनस इन नेचर,
यानी कि ये मेटल सॉल्ट्स जो बनकर आते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस नेचर के होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं खा सकते। तभी तो दादी नानी कहती हैं कि दही मत जमाओ, कहाँ? कॉपर के वेसल में मत जमाओ दही, वरना जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएगा। क्या है वो? एक मेटल सॉल्ट है। अब देखिए बच्चे, जब ये रिएक्शन होगी, यानी कि आपने कॉपर का वेसल लिया और उसमें दही जमा दी। अब दही में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड स्लोली धीरे धीरे उस कॉपर के वेसल में कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करता है और बना देगा कॉपर का एक सॉल्ट और H2 गैस। ये जो कॉपर का सॉल्ट बना, ये कैसा होगा नेचर में? पॉइजनस। क्या होगा? पॉइजनस। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब हार्मफुल है तो भाई ऐसा तो हम नहीं करेंगे, ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। कभी भी अपनी कर्ड या फिर सार सब्सटेंसेस को नहीं रखेंगे किस में? ब्रास या फिर कॉपर जो मेटल है उसके वेसल्स में कभी भी खट्टी चीजों को नहीं स्टोर करेंगे। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Chemical properties of acid देखी थी, उसमें हमने ये सीखा था कि जो एसिड्स है ना, ये मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। पढ़ा था? तो वही पूछ रहा है कि आखिर जो एक एसिड है वो जब रिएक्शन करता है किसके साथ बच्चे? मेटल के साथ। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब कौन सी गैस बनती है? ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछता है? इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, मतलब जो ये आपने बताया है इसका एक एग्जाम्पल भी दे दीजिए। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? कैसे आप एक टेस्ट करके, एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बता सकते हो हमें कि देखिए ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यही गैस निकल रही है। ये टेस्ट भी बताइए गैस का। तो सबसे पहले ढूंढते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वो क्या? जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट बनता है बच्चे। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस निकलती है, तो उसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, फिर पूछ रहा है इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। एक रिएक्शन के थ्रू एक एग्जाम्पल देके हमें समझाइए। तो एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर जिंक मेटल रिएक्ट करता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। क्या है? मेटल का सॉल्ट है। साथ में क्या इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं? अपवर्ड एरो गैस के लिए, कि गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। ठीक है, लास्ट देखिए। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? आप क्या टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ हाइड्रोजन गैस ही निकली है? क्या है इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे हम बच्चे। ब्रिंग अ बर्निंग matchstick
नियर गैस। जो आपकी गैस जब बन रही होगी ना रिएक्शन में, तो उस गैस के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइएगा। तब क्या होगा, एक पॉप साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड। ठीक है, ये पॉप साउंड कब आती है, जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, जब H2 गैस प्रेजेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या देखा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, जलती हुई माचिस उसके पास ले जाइए, कैसी आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। मेटल कंपाउंड ए क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड ए। और किसका कंपाउंड है, मेटल का। रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्शन हुआ, HCl के, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब गैस इवॉल्व होना, एफरवेसेंस का मतलब, एफरवेसेंस का मतलब कोई गैस इवॉल्व हो रही है, एफरवेसेंस बना रही है, धुआं सा निकल रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं, किस चीज की वजह से, गैस इवॉल्व होने की वजह से। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। जो गैस निकली इनके रिएक्शन के बाद उसने एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया। ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या करती है, एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी कि जो गैस बन रही थी ना, जिसके एफरवेसेंस निकल रहे थे, वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. एक कंपाउंड खुद बता दिया कि कैल्शियम क्लोराइड बना है, राइट। देखिए, मेटल कंपाउंड ने रिएक्शन करा है किसके साथ, एसिड के साथ, और CO2 निकली है। ऐसा तो हमने तब पढ़ा था, कब पढ़ा था, कि जब मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और साथ में सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी बनता है, पढ़ा था, राइट। अब देखिए क्या, मेटल का सॉल्ट बना है, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। तो कार्बोनेट यानी कि मेटल का कंपाउंड जो था, मेटल का कार्बोनेट होगा। क्यों होगा कार्बोनेट, क्योंकि CO2 भी बनी है, राइट। अब वो कार्बोनेट किसका होगा, कैल्शियम का होगा, तभी तो कैल्शियम का सॉल्ट बन गया रिएक्शन के बाद। तो यानी कि जो ये मेटल कंपाउंड ए है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। आप क्या बताएंगे, दिस मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें क्या बताना है, एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है इस रिएक्शन की। तो वो देखिए, अब हम क्या लिखेंगे बच्चे, एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देनी है।
तो कंपाउंड क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, कैल्शियम देखिए 1 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, ये तो बैलेंस है। कार्बन 1 इन रिएक्टेंट 1 इन प्रोडक्ट, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन प्रोडक्ट के पास 3 है और रिएक्टेंट के पास भी 3 है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 है। वहीं क्लोरीन भी रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है। तो अनबैलेंस्ड कहाँ क्रिएट होता है? यहाँ HCl में। तो क्या करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगी? कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई आपके पास। किस रिएक्शन की? इस रिएक्शन की, जब मेटल कंपाउंड A ने रिएक्ट करा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एक गैस बनी थी जिसने बर्निंग कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया था। वो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। नेक्स्ट चलते हैं। Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है, HCl HNO3 इनका आप जब बनाते हैं क्या? एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या शो करते हैं? एसिडिक बिहेवियर, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। वही जब आप अल्कोहल या फिर ग्लूकोज का बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तब ये नहीं करते क्या? डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ये तो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते। तो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे ये जो HCl है, अल्कोहल देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3OH एक अल्कोहल है, राइट? ग्लूकोज C6H12O6। ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका हाइड्रोजन HCl के पास है और HNO3 के पास भी है, राइट? वैसे ही अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ भी तो है, अल्कोहल के पास भी है और ग्लूकोज के पास तो भर भर के हाइड्रोजन है। पर ये दोनों क्यों नहीं शो करते एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि HCl और HNO3 तो करते हैं, राइट? तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो HCl और HNO3 हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं बच्चे? आयोनाइज होते हैं। क्या बोलेंगे? दे गेट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। और आयोनाइज होके क्या बनाते हैं? H+ आयन, जो क्या बन जाते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस। इसीलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन जो अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये क्या करती हैं? दे डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होती। तो आयोनाइज नहीं होती, इस वजह से H+ नहीं बनेगा। H+ ही नहीं बने, हाइड्रोजन आयंस ही नहीं बने सॉल्यूशन में, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why does an acid aqueous solution of acid conduct electricity? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो
एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैसे बनाते हैं हम? एसिड को वाटर के अंदर डाल के उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे कंडक्ट करता है? देखिए, हमने एसिड को कैसे डिफाइन किया कि एसिड जो है वो सभी सब्सटेंसेस हैं जो जब वाटर में जाएगा तब क्या होगा? जादू होगा। और उस जादू से क्या बनेंगे? H+ आयंस, या फिर क्या बोलेंगे? H3O पॉजिटिव आयंस, राइट। अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन नहीं बनाएगा वाटर में जाने के बाद तो हम उसे एसिड कहेंगे ही नहीं, है ना। तो ये क्या करते हैं? डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा करने से क्या होता है? जो आपका सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन, aqueous solution of an acid contains ions। क्या प्रेजेंट होते हैं? aqueous solution of acid के अंदर बन जाते हैं आयंस। जैसे ये हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं, ऐसे ही एनायन भी बनता है जो एसिड का काउंटर पार्ट होगा, है ना। तो ये जो आयंस हैं जो कि कहाँ बनते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बनते हैं। तो ये क्या करेंगे? These ions act as charge carrier। चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें एक कैरियर ऑफ चार्ज चाहिए होता है, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो काम कौन करेगा? वो काम करेंगे ये आयंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में बने हैं। वो चार्ज कैरियर के रूप में काम करेंगे और क्या होगा? एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास आयंस हैं। वो क्या हैं? चार्ज कैरियर बनके चार्ज को उठाकर इधर से उधर लेकर जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो एसिड है उसे हम एसिड तब बोलते हैं जब वो H+ आयंस देता है, राइट। H+ आयन कब देता है? सिर्फ और सिर्फ जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, है ना, तभी तो डिसोसिएशन होता है, आयोनाइजेशन होती है एसिड की। तो अब अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तभी ये क्या दिखाएगा? चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, कब करेगा लिटमस पेपर का कलर चेंज? अगर ये H+ आयंस बनाएगा। H+ आयन कैसे बनेंगे? जब वाटर में जाके डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा तब बनेंगे। अब क्या होगा? अगर ड्राई HCl गैस है, ड्राई का मतलब बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? ड्राई HCl गैस cannot form H+ आयंस। ये हाइड्रोजन आयंस नहीं बना सकती। हाइड्रोजन आयंस नहीं बनाएगी तो डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, राइट।
हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं होगा। अगर एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर रही तो ये ड्राई HCl गैस जो है will not change color of litmus paper। लिटमस पेपर का कलर कब चेंज होता है? जब कोई सब्सटेंस एसिड हो या बेस हो, राइट। एसिडिक बिहेवियर तो दिखाना पड़ेगा। एसिडिक बिहेवियर कब दिखाता है? जब वो वाटर में जाके आयंस बनाता है, हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करता है। क्योंकि ये ड्राई HCl गैस है तो ये डिसोसिएट नहीं हो पाता हाइड्रोजन आयंस बनाने के लिए, इसीलिए इट विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हो रहा, इसीलिए कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While diluting in acid, why it is recommended to add acid should be added to water and not water to acid? मतलब यहां लिया बीकर में एसिड और यहां हमने दूसरे बीकर से इसके अंदर वाटर डाल दिया। ये एक मेथड है, ठीक है। हमने कहाँ पढ़ा था? जब एसिड को डाइल्यूट करना है, राइट, तब क्या करते हैं? वाटर डालते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए एसिड और वाटर साथ में तो मिलने ही हैं। अब दोनों में से कोई भी रास्ता आजमा लो, एसिड में पानी डालो या पानी में एसिड डालो, बात तो एक ही है, राइट। तो पहला ऑप्शन है कि एसिड लो और उसमें पानी डालो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कि आप पानी लो, कहां? यहां, और उस पानी मतलब वाटर में स्लोली एसिड को ऐड करो, ठीक है। ये दो ऑप्शन है। अब देखते हैं दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, बेहतर ऑप्शन कौन सा है और सेफ ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं। देखिए, जब वाटर मिक्स होता है एसिड में, इसको क्या कहते हैं हम? डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड के अंदर पानी डाल रहे हैं, राइट। तो ये रिएक्शन होती है कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले भी पढ़ी हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में। एक्सो का मतलब बाहर निकलना और थर्म का मतलब हीट, तो मिलाकर क्या बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है, राइट। तो ये क्या है? ये रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि बीकर में एसिड लेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और हीट बाहर निकलेगी। और क्योंकि आप पानी को एसिड में डाल रहे हो और कितना सारी क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? सारा का सारा एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, बहुत हाई अमाउंट में हीट एनर्जी निकालेगा। और एकदम से जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे, एकदम से सारा एसिड स्प्लैश होगा। स्प्लैश का मतलब एकदम से वाटर डालते ही सारा एसिड उड़कर बाहर आएगा, एकदम से स्प्लैश आउट हो जाएगा सारा एसिड, और वो आपके
ऊपर गिर सकता है, हैंड्स पे गिर सकता है, आपके कपड़ों पे गिर सकता है। अगर ऐसा होगा बच्चे तो कितना ज़्यादा अनसेफ है आपके लिए। आपके हाथ जल सकते हैं, कपड़े जल सकते हैं, फेस पे लग सकती है या फिर आईज में जा सकता है, राइट। तो क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हम एसिड में पानी डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से एकदम से हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलता है और सारा एसिड जो है वो स्प्लैश हो जाता है हमारे ऊपर। इसीलिए ये मेथड जो है ये हम नहीं फॉलो करेंगे। ओके, हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बच्चे? ये वाला भाई, सेकंड मेथड। जब वाटर लेंगे और वाटर में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे, तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, लेकिन उस समय जो हीट निकलेगी वो लेस होगी, कम अमाउंट में होगी, और जो आपका वाटर होगा ना वो उस हीट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो मेथड है ये रिस्की नहीं है, इसीलिए हमेशा क्या करेंगे? इट इज recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। हमेशा एसिड को पानी में डालना है, पानी को कभी भी एसिड के अंदर नहीं डालना, ठीक है। चलिए, तो ये आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज हमने ये देखा बच्चे कि जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं और उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से किसी भी लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। भूले नहीं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्कोर प्लस को सब्सक्राइब करना। ओके, और क्या करना है आपको बच्चे? नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आती है तो वो आपको तभी के तभी पता चल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच।